शरद पवार, अमित शाह और प्रफुल्ल पटेल की मीटिंग को लेकर काफी सुगबुगाहट है और अब यह चर्चा हो रही है कि क्या महाराष्ट्र में कोई नई खिचड़ी बनने जा रही है। अमित शाह से जब इस बारे में पूछा गया तो अमित शाह ने मुस्कुराकर केवल इतना कहा कि हर चीज को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। वहीं आपको बताएं कि संजय राउत ने इस बारे में पहले तो यह कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, नेता हैं तो मिलते रहते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि लोग बाग अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब उनको भी पूरी जानकारी नहीं है। और अब आपको बताएं कि यदि प्रफुल्ल पटेल मिलेंगे, यदि प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी के हेड शरद पवार और अमित शाह कहीं मिलते हैं, तब ये संजय राउत इसमें क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? तो इसलिए उनको कहा जाता है बार बार संजय राउत को कि भाई हर मामले में आप बीच में टांग ना अड़ाओ, तो आप बीच में कबाब में हड्डी क्यों बनते हो। इस तरह के बयान भी नेताओं ने दिए हैं, लेकिन संजय राउत हैं कि बोलेंगे जरूर, पता उन्हें कुछ है नहीं। अब पता नहीं है, उनकी बयानबाजी के कारण ही कई बार तो मनमुटाव हुआ है। कांग्रेस में काफी खलबली मची, कांग्रेस में सवाल उठ रहा है, कांग्रेस में नया जो है यूपीए के गठबंधन को दोबारा से बनाने की बात उठाई है। लेकिन अब आपको बताएं कि कांग्रेस के अंदर ये किसी की हिम्मत नहीं है कि वो सोनिया गांधी पे सवाल उठाए। और इसलिए अमित शाह का प्रफुल्ल पटेल से मिलना या शरद पवार जी से मिलना, हो सकता है कि वो ऐसे ही मिले हों, लेकिन ऐसे ही मिलने के लिए शरद पवार चार्टर्ड प्लेन से गए और केवल इस मीटिंग के लिए। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। तो बात जो भी हो, संजय राउत वास्तव में असमंजस में है कि मैं बयान दूं तो क्या दूं। पहले ही उनके बयानों पे काफी बवाल मच चुका है, लेकिन इतना तय है कि कुछ ना कुछ अंदर ऐसा चल रहा है जो महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में कुछ उथल पुथल ला सकता है। और आपको बताऊं कि जहां तक संभावना है, संभावना यह है कि सारे मैटर में जो परमवीर सिंह का जो पत्र था और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से पूरे सबूत ये गृह मंत्री के ऑफिस में सौंपे थे दिल्ली में जाकर, उसके बाद ये माना जा रहा था कि कई सारे राज इससे खुल सकते हैं। और जिस तरह से बयानबाजी और महाराष्ट्र की सरकार ने जो जांच करने वाली अधिकारी थी उसके विरुद्ध दिया था कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसकी जांच करेंगे, तो जांच को कोर्ट में ले जाना पड़ेगा। और मैटर कोर्ट में यदि गया तो सारे खुलासे होंगे और फिर बात उठेगी कि आईपीएस अधिकारी का आप जांच कर रहे हो तो भैया वो केंद्र के अधीन आता है और केंद्र इसके पहले सीबीआई से जांच का ऑफर कर सकता है। सीबीआई बीच में आई तो फिर कोई नेता बचेगा नहीं। और इसलिए इसके पहले नेता अपनी अपनी टांग फंसाने और अपनी अपनी टांग बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं इधर उधर तिगड़म भिड़ाते हैं। और इसी कड़ी में माना जा रहा है कि अमित शाह से मिलना इन नेताओं का इसीलिए है कि कहीं ना कहीं उनका नाम आए तो भाई पहले बातचीत हो जाए। अब वो बातचीत हो जाएगी या सरकार गिरेगी, ये अभी इतिहास के गर्त में छुपा है। लेकिन इतना तय है कि इस समय जो हम चीजें देख रहे हैं, इन सब चीजों में इस समय शिवसेना बिल्कुल अलग थलग पड़ गई है। शिवसेना के किसी भी नेता से ना तो बीजेपी वाले बात कर रहे हैं, बीजेपी के कोई नेता उनसे बात नहीं कर रहे, ना उनकी हिम्मत खुद की हो रही है, क्योंकि संजय राउत ने इतनी बयानबाजी बीजेपी के नेताओं के बारे में की है। उसने अमित शाह को भी नहीं छोड़ा है, उसने मोदी को भी नहीं छोड़ा है, और यहां तक कि बीजेपी के इतने विरोध में नीचे आ गए कि उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम टीएमसी का साथ देने के लिए पश्चिम बंगाल जाएंगे। हर बात में बोला है, किसान आंदोलन को लेकर भी बयानबाजी की, सीए के बारे में भी लेकर के बयानबाजी की। और हमेशा बीजेपी की आलोचना एक अलग चीज है, लेकिन बदतमीजी शब्द बोलना दूसरी बात है। शिवसेना के नेताओं ने वो हदें पार करी हैं। आप ठीक है अलग हो गए, अलग आपने बना करके दल और एक सरकार बना ली, यहां तक ठीक है, लेकिन आप बीजेपी के पुराने रिश्तों को भूलकर और बीजेपी का हर बात में विरोध करोगे, यह आपसे उम्मीद नहीं थी। चुपचाप अपना शासन चलाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि संजय राउत चुप नहीं रह सकते, उनको हर मुद्दे पे कुछ ना कुछ बोलना है। प्रवक्ता है भाई, तो बोलते हैं। तो बोलने में शिवसेना वाले नेता जितने भी हैं ये इतना बोल गए कि अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि अमित शाह से बात करें तो कैसे करें। और इसलिए ये जितना भी घपला घोटाला है, इस सब घपले घोटाले के पीछे भी, जैसे कि सचिन वजह की बहाली में भी शिवसेना के नेताओं का हाथ है। शिवसेना के नेताओं का हाथ है
इसकी तस्दीक बाकायदा पूर्व मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हैं देवेंद्र फडणवीस ने कर दी है। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय उद्धव ठाकरे रिकमेंड कर रहे थे मुझे कि भाई इसे बहाल करो। तो इससे ज्यादा और क्या बताएंगे। शिवसेना के उद्धव ठाकरे की पोल खुल चुकी है कि सचिन वजह के पीछे वो हैं, उन्हीं ने बहाली कराई, वही बहाली चाहते थे देवेंद्र फडणवीस के टाइम में। अब उस टाइम नहीं हुआ, अब किया और अब घिरे। तो शिवसेना के कार्यकाल में शिवसेना के नेताओं की ही पोल पट्टी सारी जो खुल रही है। भले ही इसमें अनिल देशमुख पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि परमवीर सिंह को जो कमिश्नर मुंबई बनाया था ये शिवसेना ने ही बनाया था, और इसलिए वो केवल सारा का सारा आरोप लगाने का खेल जो पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर ने किया, ये उद्धव ठाकरे के कहने से ही किया था। तो 100 करोड़ की उगाही की कोई मैटर नहीं है, उगाही होती होगी, लेकिन वो उगाही होने में केवल अनिल देशमुख दोषी है ऐसा नहीं है, उसमें सब इन्वॉल्व होंगे। और ये सोच रहे होंगे कि वो भी मामला ऐसे ही बदनाम करके और उसका इस्तीफा हो जाएगा, फिर मामला दब जाएगा, ऐसा नहीं है। आप एनसीपी के किसी नेता पे आरोप लगाकर उसको इतना दबाव बनाएं या बदनाम करें, ये शरद पवार सहन नहीं करेंगे। और इसलिए शरद पवार की अमित शाह से मीटिंग ये इसी वजह से हुई कि जरूर कुछ ना कुछ वो चाह रहे होंगे कि अपना फेस कवर करें, और इस पूरे आरोपों के चक्कर में जब सरकार गिरी है अपने को पाक साफ निकाल के ले जाएं। लेकिन अब इनके पास जवाब नहीं है, तो संजय राउत यही बोलेंगे कि भाई ये तो नेता मिलते रहते हैं, लेकिन इस टाइमिंग के ऊपर बात है कि टाइमिंग क्या है। अगर नेता मिलते रहते हैं तो दिल्ली में जाके अमित शाह से मिलते, कोई अगर ऑफिशियल बातचीत करनी है तो वो बाकायदा पब्लिक डोमेन में होती, छुपकर ना मिलते। और ये छुपकर मिला गया है जिसकी कोई डिटेल ना तो अमित शाह दे रहे हैं ना शरद पवार बोल रहे हैं। और जब महाविकास अघाड़ी 3 दलों का गठबंधन है जिसमें एनसीपी और कांग्रेस भी मिली हुई है, ऐसे में ये कैसे होता है कि 2 दलों के नेता चुपचाप मिले आते हैं विपक्षी पार्टी के नेता से। वो गृह मंत्री से भी मिलने गए हैं, लेकिन ओबियसली वो बीजेपी में है और बीजेपी के नेता भी हैं, तो वो विपक्षी नेता से मिलने गए और पता नहीं है शिवसेना को कि क्यों गए, क्या बातें हुई। अच्छा होता अगर तालमेल अच्छी होती और गुप्त बात ना होती और शिवसेना के विरुद्ध में कोई बात ना होती, तो शायद शरद पवार बता ही देते कि भाई मैं मिलने जा रहा हूं अमित शाह से और ये मैंने बात की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस बातचीत का असर देखिए कि इन बातचीत से कांग्रेस को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके भी नेताओं को तोड़ने में कहीं बीजेपी कामयाब ना हो जाए। प्रफुल्ल पटेल मिल रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के ये नहीं मिल रहे हैं। इनको भी नहीं पता कि प्रफुल्ल पटेल ने अमित शाह से मिलकर क्या बातचीत करी। और इसका इफेक्ट आप देखिए कि अचानक शरद पवार जी की तबीयत खराब होती है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, अमित शाह ट्वीट करते हैं, देवेंद्र फडणवीस ट्वीट करते हैं कि उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, जो एक एटिकेट है कि भाई सब लोग करते ही हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, ये 3 लीडरशिप नेता हैं, इनमें से किसी ने शरद पवार के जल्दी स्वस्थ होने की कामना का ट्वीट नहीं किया है, कोई बयान नहीं दिया है। आखिरकार सोनिया गांधी को ये महाविकास अघाड़ी सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, शरद पवार से इतनी नफरत अचानक क्यों हो गई कि वो एक एटिकेट वाला ट्वीट भी नहीं कर पा रहे हैं। इसी से पता लगता है कि कांग्रेस आला कमान को कुछ चीजें पता लग रही होंगी कि महाराष्ट्र के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। असली में मैं आपको बताऊं कि ये काफी दिनों से चल रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह की महाविकास अघाड़ी चल रही है उसमें एनसीपी के नेता तो जरूर एकजुट हैं, लेकिन शिवसेना में बहुत सारे नेता ये अपने को घुटन महसूस कर रहे हैं। जब से पालघर का मुद्दा हुआ उसके बाद और कई मुद्दे हुए, तो शिवसेना के कई लीडरों में महाराष्ट्र में ये बातें आई थी कि हमने अपना हिंदुत्व वाला मुद्दा और हिंदुत्व वाला चेहरा लेकर के हम पब्लिक के बीच में गए थे, लेकिन अगली बार जब चुनाव आएगा तो हम क्या कहेंगे। हमने ना तो पालघर के मुद्दे पर साधुओं के लिए न्याय कुछ मांगा या किया, और बाकी मुद्दों पर भी हम कट्टर हिंदुत्ववादी जैसे कहलाते थे, वो अब हमारा चेहरा नहीं है। और इसलिए अपनी जमीन खिसकती देख बहुत सारे शिवसेना के लीडर जो है वो इस तरह से विचार कर रहे थे कि हम कहीं ना बीजेपी को समर्थन दे दें, लेकिन उसके लिए अभी माहौल नहीं बना क्योंकि दल बदल कानून लागू होता है और इस वजह से वो संख्या उतनी नहीं होगी। लेकिन अब कांग्रेस भी इस तरह से टूट के कगार पर है
और पूरे देश में जैसा हम देख रहे हैं कि अब कांग्रेस 5 राज्य के चुनाव हैं, अगर केरल की बात छोड़ दें तो बाकी जगह कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और इसलिए ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस का डूबता हुआ अस्तित्व है, डूबता जहाज है। अब इसमें जो समझदार नेता बैठे हैं वो जरूर छटपटाहट में हैं, और जो G23 में बहुत सारे नेता निकल करके आए थे, जिसमें सीनियर लीडर कपिल सिब्बल जैसे लोग, गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों ने पत्र लिखा था, उन्हीं में आप देखिए प्रफुल्ल पटेल भी है। और अब यह सवाल उठ रहा है कि कहीं महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा कांग्रेस से टूटकर कहीं वो नए दल में ना आ जाए और एक नया यूपीए ना बना लें, कोई एक अलग दल ना बना लें, और वो दल हो सकता है भाजपा को बाहर से समर्थन दे दे, या यह भी हो सकता है कि वो दल अपने तरीके से फिर चुनाव लड़े। कुछ भी हो सकता है राजनीति में, लेकिन इतना तय है कि इस समय महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस में और एनसीपी और शिवसेना में तालमेल की कमी दिखाई दे रही है। बयानबाजी जो नेताओं की है वो एक दूसरे के विरुद्ध में है, और एक दूसरे से एक दूसरे की बातें मिल नहीं रही हैं। यहां संजय राउत पत्र लिखते हैं और उस पत्र में लिखते हैं कि 100 करोड़ की जो उगाही एनसीपी के नेता अनिल देशमुख कर रहे थे, गृह मंत्री, ऐसा नहीं हो सकता कि सचिन वजय जो कर रहा था उनको नहीं पता था। मतलब वो सचिन वजय को कह रहे थे कि वो ये कह रहे थे सचिन वजय अगर उगाही कर रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि गृह मंत्री को ना पता हो। एक तरह से इनडायरेक्टली उन्होंने ये मान लिया संजय राउत ने कि अनिल देशमुख इसके लिए दोषी है। अब जब एक दल का एक नेता, एक सांसद अपने ही जो सहयोगी दल है उसके गृह मंत्री पर आरोप लगा रहा है, एक तरह से उसको एक्सीडेंटल गृह मंत्री बता रहा है, तो इससे ज्यादा बेइज्जती और कौन करेगा। अब इस बेइज्जती के बाद भी शरद पवार अगर इस निर्णय को ना कर पाए, अब ये ऐसा होता नहीं है अचानक से शरद पवार जी तबीयत खराब में हॉस्पिटल चले गए हैं, 2-3 दिन बाद उनकी सर्जरी है, उसके 2-3 दिन बाद ठीक होने में लगेगा। अब ये 5-6 दिन के लिए मुद्दा टल गया है, नहीं तो ये माना जा रहा था कि अभी इन्हीं दिनों में 1-2 दिन के अंदर ही ये डिसीजन हो जाएगा कि समर्थन वापसी आपको दिखता। और समर्थन वापसी के बाद आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाजपा को बाहर से समर्थन दे देगी एनसीपी या कांग्रेस दे देगी। भाजपा कभी भी इस रिस्क को नहीं उठाएगी, क्योंकि सहयोगी दल उसका कौन होगा ये वो बहुत सोच समझकर कदम उठाने वाली है। फ्रेश चुनाव भाजपा के लिए जीवनदायी होंगे। ये यहां इंतजार करेंगे, फिर यहां राष्ट्रपति शासन लगे या नया चुनाव हो, उस तक भाजपा को फायदा है, क्योंकि वो फ्रेश जीत करके ज्यादा सीटों से आएगी। अगर किसी से सहयोग लेके आ गई तो फिर वो लोग यही कहेंगे कि भाई इन्होंने समझौता कर लिया, जांच चल रही थी, तो अब एनसीपी का तो कोई लीडर पकड़ा नहीं गया, ना कांग्रेस के लीडर पकड़े गए। अब मान लीजिए वो कल को कुछ खोजबीन करेंगे तो असली न्याय नहीं मिल पाएगा और ना जांच ठीक हो पाएगी। और इसलिए ये माना जा रहा है कि अभी हो सकता है किसी तरह से समर्थन वापसी लेके अपना फेस ढकने की कोशिश एनसीपी और कांग्रेस करे, लेकिन भविष्य में यह निश्चित रूप से मान लीजिए कि शिवसेना महाराष्ट्र के अंदर पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और कांग्रेस का भी कोई अस्तित्व वहां रहने वाला नहीं है। नए सिरे से नई पार्टी कोई नया चेहरा लेकर आएगी, लेकिन यह सब कुछ कवायद जो हो रही है इसमें भाजपा का ही फायदा होता दिख रहा है, क्योंकि अब लोग ये कह रहे हैं कि वाकई में भाजपा के साथ धोखा हुआ था। और आज भाजपा का मुख्यमंत्री अगर होता महाराष्ट्र के अंदर, तो जो कोरोना के केस देख रहे हैं, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, सबसे ज्यादा कोरोना के केस पूरे अकेले महाराष्ट्र में लगभग 45,000 केस हो चुके हैं। और अब यह हालत हो गई है कि नाइट का वहां कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। इन सारी अव्यवस्थाओं को देखते हुए महाराष्ट्र की जनता त्राही त्राही कर रही है, और वो अब ये सोच रहे हैं कि काश बीजेपी का मुख्यमंत्री होता तो अन्य राज्यों में जैसे सुख शांति से लोग रह रहे हैं ऐसे हम भी रह रहे होते। बहरहाल बीजेपी की सरकार कितने दिन बाद बनेगी ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तय है कि जल्द ही महाराष्ट्र की सरकार गिरने वाली है।